गुरुवार की सुबह भाई सेकेंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन हो गया इस हफ्ते का, और इस हफ्ते 3 कारोबारी सत्र निकले। तीनों दिन दबाव के साथ भारतीय बाजार में कामकाज, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। परसिस्टेंट सेलिंग और उसके ऊपर खास तौर पे वो फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं वो नर्वसनेस का कारण बने इस हफ्ते। खैर कंटिन्यूस फेज है, कह लीजिए वो प्रॉफिट टेकिंग का, प्रॉफिट बुकिंग का। तो कितना हेल्दी वाकई ये कंसोलिडेशन है या फिर कितना फ्रेजाइल मामला है, क्या ब्रॉडर ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, इन सब पे आगे डिटेल में हम लोग बातचीत कर लेंगे। वो अंडरलाइंग ट्रेंड वीक है, लेकिन लकीली अभी भी सब मामला दायरे में है। कल दिन भर भी जितने भी एक्सपर्ट से मैंने बातचीत करी चैनल पे भी, सब उस बात को लेकर एटलीस्ट अब तक कंफर्ट दिखा रहे थे। कल का इंट्राडे सेशन स्क्रीन्स पर है, वो लेट कमबैक जो कर लिया, लेट बाउंस बैक जो हुआ भारतीय बाजारों में, उसने काफी हद तक स्थिति को सुधारा। मेरे ख्याल से 2 बजे ऑनवर्ड्स वो अच्छी लोअर लेवल से रिकवरी का ट्रेड प्ले आउट हुआ। आज इंपॉर्टेंट है, आज सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी कर रहे होंगे। हम अपने जीडीपी के पहले एडवांस एस्टिमेट पे और यूएस की वो जॉब्स रिपोर्ट रिलेटेड आंकड़े, कल जोल्ट्स के जॉब ओपनिंग नंबर्स वगैरह आए थे, उस पर रिएक्ट कर रहे होंगे। आज भी यूएस में लेबर मार्केट के अपडेट्स आ रहे होंगे और आंकड़े सामने आ रहे होंगे। गिफ्ट निफ्टी कह रहा है आज फिर थोड़ी सी पस्त तैयारी कर लीजिए। 50-55 पॉइंट इन रेड, 1/4% दबाव के साथ आज के इस गुरुवार के सेशन की शुरुआत हो रही होगी। लाइए प्लीज ग्लोब पर नजर का स्टिंग, उसके बाद दिखाइए जरा दुनिया भर का हालचाल कैसा है। हमारे एशियन पीयर्स स्क्रीन्स पर आएंगे। एशिया हमारे साथ साथ वो भी कल पस्त पड़ा हुआ था। आज सुबह भी मिला जुला कामकाज हो रहा है, वो मोमेंटम पे ब्रेक लगा हुआ है 2 दिनों से उनका, हमारा तो काफी दिनों से। यूएस का हैंडओवर जो आया है, कल हम जब सेशन की समाप्ति कर रहे थे, यूएस के फ्यूचर्स फ्लैट से 1/4% दबाव में थे। फ्लैट था डाउ, 1/4% दबाव में था नैस्डैक दरअसल हरे में बंद हो गया है। तो अगर नैस्डैक का हैंडओवर देखेंगे तो फिर भी डिसेंट दिखेगा आपको, पर डाउ हम जब फ्लैट डाइजेस्ट करके गए थे, उसके सामने कल के सेशन में 1% का दबाव आ गया है। और ये डाउ वही पॉकेट थी जो ऑफ लेट आउट परफॉर्म कर रही थी। याद होगा आपको, ऑयल एंड गैस रिलेटेड स्टॉक्स वेनेजुएला के बाद से इस हफ्ते अच्छी तेजी दिखा रहे थे, लेकिन आज वही डाउ बैकफुट पे है। तो तब और अब दिखाऊंगा तो कंफ्यूजन होएगा, दिखाइए। लेकिन स्क्रीन पे डाउ देखेंगे तो खराब हैंडओवर है, नैस्डैक देखेंगे तो ठीक ठाक हैंडओवर है, जहां छोड़ा था उसके ऊपर ही मिल रहा है। तो मिला जुला रुझान है, लेकिन असल में इंटरनल्स कैसे हैं, मूड कैसा है, और वो हेडलाइन में ट्रम्प साहब और उनके बयान और ये करो वो करो उनकी कंपनियों का, समझ लेते हैं सारी कहानी है क्या। और माज भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। बाजार जब अच्छे चल रहे होते हैं ना, तो उसकी एक बड़ी रिस्क होती है, वो है डोनाल्ड ट्रंप खुद। और कल उन्होंने जिस तरह के ट्रूथ सोशल पर एक के बाद एक पोस्ट डाले, उसके बाद से वॉल स्ट्रीट में थोड़ी सी मुनाफा वसूली शुरू हुई। पहले भी डाउ अंडर परफॉर्म कर ही रहा था, क्योंकि इकोनॉमिक डेटा जो निकल कर आया वो थोड़ा मिला जुला सा था, कमजोरी कह लीजिए। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप ने हाउसिंग और डिफेंस दोनों सेक्टर्स पर निशाना साधते हुए पहली बात उन्होंने ये कही कि हाउसिंग जो सेक्टर है, वहाँ पर जो कॉरपोरेट्स बड़े जो घर खरीदते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को घर खरीदने से मनाही कर दी जाएगी। जैसे ब्लैकस्टोन वगैरह है, ये जो सारे जो बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ खरीद कर फिर उसे अनाप शनाप दामों पर बेचते हैं, वो करने से उन्हें रोका जाएगा। और जिस वजह से उसके बाद सारे ब्लैकस्टोन और सारे जो हाउसिंग शेयर थे, उन सभी में गिरावट देखने मिली। तो ये तो हाउसिंग वाली बात थी। दूसरा निशाना उन्होंने डिफेंस पर साधा। पहले तो हाउसिंग के लिए तो उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं वहाँ। फिर उन्होंने कहा कि इस मामले में वो जब डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर जब बयान देंगे, उस पर ज़्यादा चर्चा करेंगे। तो डिफेंस शेयरों पर फिर जाकर के उन्होंने निशाना साधा, ये कहते हुए कि आप जो डिविडेंड देते हैं, बायबैक्स करते हैं, वो आप रोकिए, क्योंकि आपको अपना R&D बढ़ाना चाहिए, अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी चाहिए, उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। और जब तक आप नई कैपेसिटी नहीं लगाएंगे, प्रोडक्शन नहीं बढ़ाएंगे, तब तक आपको ना डिविडेंड देने की इजाज़त दी जाएगी, ना बायबैक करने की इजाज़त दी जाएगी। जबकि वो ऐसा कर नहीं सकते, उनका अधिकार नहीं। वाला था ये ऐसा कर सकते हैं? ऐसा नहीं कर सकते, उनका अधिकार नहीं है ये। लेकिन उन्होंने कह दिया मैं इजाज़त नहीं दूंगा, और उस वजह से सारे डिफेंस शेयर गिरे। फिर आफ्टर आवर्स में उन्होंने ये कह दिया कि भाई डिफेंस बजट जो है वो अगले साल
50% तक बढ़ा सकते हैं, मांग कर सकते हैं कांग्रेस से। फिलहाल के लिए इस वित्त वर्ष में $1 ट्रिलियन का उनका डिफेंस बजट है, अगले साल के लिए वो $1.5 ट्रिलियन का डिफेंस बजट की मांग कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह के वक्त पे हम जी रहे हैं तो डिफेंस पे खर्च बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है। कई सारे रिपब्लिकन्स इसकी सिफारिश भी कर चुके हैं। और ये जो बायबैक और डिविडेंड वाली बात है, उस पर ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट भी साझा की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उसके लिए ऑलरेडी साइन कर लिया है। जब तक, हालांकि ये और बात है कि अब तक वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पब्लिक नहीं किया गया है, तो डिविडेंड और बायबैक पे रोक लगाने वाला जो ऑर्डर है वो अब तक सार्वजनिक नहीं हुआ है, लेकिन ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आई है कि उन्होंने वो ऑर्डर साइन कर दिया है। अब इकोनॉमिक डेटा की अगर हम बात करें तो मिला जुला सा इकोनॉमिक डेटा था। मिला जुला इसलिए क्योंकि पहले तो कल एडीपी के प्राइवेट पेरोल्स के डेटा आने थे। प्राइवेट पेरोल्स का डेटा अनुमान से कमजोर था, 50,000 के अनुमान थे, आंकड़ा आया 41,000 का। जोल्ट्स के जॉब ओपनिंग्स के जो आंकड़े थे वो एक साल के सबसे निचले स्तरों पर थे। और जॉब ओपनिंग एक साल के निचले स्तरों में, मतलब जो नई jobs अवेलेबल आ नहीं रही है वैकेंसीज, market में। हाँ, अवेलेबल वैकेंसीज जो है वो कम, एक साल के सबसे निचले स्तरों पर थी। और उसके बाद सर्विसेज पीएमआई का जो आंकड़ा था, कल जिसके आंकड़े में हम बात कर रहे थे, वो एसएनपी ग्लोबल का सर्विसेज पीएमआई था। ये आईएसएम का सर्विसेज पीएमआई का आंकड़ा था, जो कि 54.4 का आया दिसंबर के महीने में, जो कि अक्टूबर 2024 के बाद का सबसे बेहतर स्तर था। तो सर्विसेज पीएमआई तो ठीक थी, लेकिन जो जॉब ओपनिंग्स के आंकड़े थे वो अनुमान से थोड़े से कमजोर थे। वेनेजुएला को लेकर के डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अब जो है वेनेजुएला सिर्फ अमेरिकी बनाए हुए सामान की खरीद करेगा। जो तेल की वो बात कर रहे थे, जो कल वेनेजुएला देने वाला है उनको, वो जो सामान जो बेचा जाएगा उससे जो आय मिलेगी उसे वेनेजुएला के कामों में लगाया जाएगा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। यानी कि कुल मिलाकर बात तो यही है कि पैसा उन्हीं के पास जाना है, क्योंकि पहले वो वेनेजुएला के लिए रखेंगे, फिर वो अमेरिका से सामान खरीदेंगे, जाना उनके पास ही है वो पैसा। एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट ने कल सीएनबीसी को दिए हुए अपने इंटरव्यू में कहा कि हम किसी का तेल चुरा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ उसकी रखवाली कर रहे हैं, और उसके बाद जो आय उससे मिलेगी उसे वेनेजुएला के हितों के लिए ही खर्च किया जाएगा। और जो तेल की कंपनियां हैं जिनके एसेट्स थे वेनेजुएला में, जो ह्यूगो चावेज के ज़माने में उन्हें नेशनलाइज कर दिया गया था, उसका जो रीइंबर्समेंट है, फिलहाल उसके लिए कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। वो एक लॉन्ग टर्म इशू है, उसे बाद में देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल वहाँ का साझा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे ठीक करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आज ट्रेड डेफिसिट का आंकड़ा आना है, जॉबलेस क्लेम्स आने हैं। चांदी की कीमतों में काफ़ी सारी बिकवाली देखने मिली थी, और सिटी ने चेतावनी दी है कि ये जो कमोडिटी इंडेक्स की रीबैलेंसिंग होनी है इस हफ्ते, उस वजह से सोने और चांदी दोनों में लगभग $7 बिलियन तक के आउटफ्लोज आ सकते हैं। सोने में 7 और चांदी में 7, दोनों में आउटफ्लोज देखने मिल सकते हैं। तो ये चेतावनी सिटी ने दी है। तो थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर दोनों में शायद इस हफ्ते बना रहेगा, लेकिन फिलहाल के लिए एक बहुत अनसर्टन सा हैंडओवर है। अब डोनाल्ड ट्रंप आगे किस पर निशाना साधते हैं उस पर सबकी नजरें होंगी। थोड़ा सा कल रात वो यूएस रशिया का तनाव भी बढ़ रहा था। रशियन फ्लैग वाली एक जहाज को, हाँ, यूएस नेवी ने कब्जे में ले लिया था। खैर वो डिटेलिंग बाद में करते रहेंगे। ये है ग्लोब के संकेत, अच्छे नहीं है ना। अभी ट्रम्प साहब रहेंगे, अभी ट्रम्प साहब का 1 साल होने वाला होगा 20 तारीख और 4 साल का टेन्योर है, तो बहुत दूर जाना है अभी तो। पूरी जवानी निकल जाएगी अपनी तो। इसी में खैर ये हो गया यूएस के हैंडओवर, खराब हैंडओवर, कॉशियस सा हैंडओवर कह लीजिए। जियोपॉलिटिकल इश्यूज बनी रहे। दूसरा हमारा जीडीपी नंबर आया। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स से कह लीजिए मॉस्पी ने पहला एडवांस एस्टिमेट इस साल के जीडीपी का सामने रखा। ये आसान शब्दों में करा इसीलिए जाता है कि फर्स्ट फॉर्मल स्टेप है यूनियन बजट की तैयारी के लिए। अब इसी पे बेस पे तो यूनियन बजट बन रहा होगा। जीडीपी के नंबर्स बुरे नहीं है। पहला एडवांस एस्टिमेट कहता है रियल जीडीपी, आजकल रियल खास तौर पे बोलना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ कहानी अलग है, दूसरी तरफ कहानी अलग है। रियल जीडीपी ग्रोथ 7.4% पे आई, पिछले साल 6.5% से बढ़कर। आरबीआई के एस्टिमेट थे 7.3% के, उससे बेहतर। हालांकि सीएनबीसी अनुमान कह रहे थे 7.5% के आसपास, तो अनुमान पे खरे उतरते हुए रियल जीडीपी के नंबर्स अच्छे नंबर्स हैं। और मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया बाउंस कर रही है, सर्विसेज तो अच्छा कर ही रही है। 2 खासतौर पे पॉकेट्स हैं जो जीडीपी को इस समय आपको ड्राइव करती हुई नजर आएंगी। और जीडीपी के एस्टिमेट साल की शुरुआत में कहां थे और इवेंचुअली कहां आके 7.4% हम बैठे हुए हैं। आंकड़ों से कोई कंप्लेंट नहीं है, पर एक लाइन नीचे उतरी है, वो है कंसर्न। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ केवल 8% आती हुई, पिछले साल थी 9.8%। नेटवर्क एस्टिमेट्स थे 8.3% के आसपास, उसको भी मिस करती हुई नजर आ रही है।
और जो बजटरी एजम्पशंस लेके बैठे थे हम लोग साल की शुरुआत में, वो 10.1% नॉमिनल जीडीपी के थे, आया एक्चुअली 8% पे है। और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि यही नॉमिनल जीडीपी बेस बनेगा सारे फाइनेंस मिनिस्ट्री और निर्मला सीतारमण बजट के प्रेजेंटेशन के। इस बेस पर नेक्स्ट ईयर के नॉमिनल जीडीपी के कैलकुलेशंस हो रहे होंगे, फिस्कल डेफिसिट के, टैक्स ग्रोथ एजम्पशन के, सब कुछ इसी नॉमिनल जीडीपी के नंबर्स पे बेस्ड है और ये डिसअपॉइंटिंग है। और ऐसी एक अपडेट पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से क्रिसिल ने लिखा था, और वो खैर उसके बाद तो फैक्ट ही है, 2011 के बाद इस तरह का मिनिस्क्यूल स्प्रेड रियल और नॉमिनल जीडीपी का महज 60 बेसिस पॉइंट्स का, इतना नैरो डाउन स्प्रेड कभी नहीं था 2011 के बाद। 15-16 साल बाद ऐसे हो रहा है। खैर, जीडीपी के नंबर्स अच्छे हैं ऑन द फेस ऑफ इट, नॉमिनल इशू था, नॉमिनल इशू है, और वो बजट से पहले और बढ़ गया है। ये है हमारे लिए वो हैंडओवर। अब आइए भाई वीरू के पास चला जाए आज की स्ट्रैटेजी के लिए। ग्लोब का मूड आपने समझ ही लिया है, जीडीपी के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर हैं, ऑफ लेट बाजार का मूड हम सब जानते हैं, ऐसे में अप्रोच क्या किया जाए। वीरू, ये आप मक्खी बहुत बिठा रहे हो। पिछली बार फ्राइडे को बिठाई थी, तो आज मैं सोचा कि हफ्ते के बीच में निपटा देता हूं, तो आप इधर भी पहुंच गए। अच्छा, मूड कैसा है? रणनीति आज का गेम प्लान क्या होगा? स्केल से कुछ लाइनें खींची हुई हैं अपने लिबास पर, मैंने नहीं खींची हुई हैं, वो बात दूसरी है। चेक कर। आपका यहाँ कोरा है ना, दिख नहीं रहा है। हाँ, गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, दो चीजें हैं, ठीक है। कल निफ्टी का लो एग्जैक्टली बेस बन रहा। सुबह जो हमारी बात हो रही थी कि गेम बहुत दूर का नहीं है, फोकस ऑन बेस वन एंड RS1। पूरा दिन निफ्टी उसी जोन में रहा। लो क्या था? 20 डे में, एग्जैक्ट 20 डे में, और वहां से पुल बैक भी आया टुवर्ड्स क्लोज। निफ्टी बैंक का लो क्या था? 10 डे में, वहां से पुल बैक भी आया। निफ्टी बैंक बाय ऑन डिप्स को हॉनर कर रहा है, उसको अगर आप देखें सम्मान दे रहा है। लेकिन दो चीजें हैं यहां पर, इस प्राइस का क्रक्स क्या है? पहला कि अब FIs खुल के सेल कर रहे हैं, हायर ट्रेजेक्टरीज पे भी, लोअर ट्रेजेक्टरीज पर भी। लोअर ट्रेजेक्टरीज का शब्द मैं इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि निफ्टी ने कल 20 डे में टेस्ट किया, निफ्टी बैंक ने कल 10 डे में टेस्ट किया। तो FIs हायर और लोअर ट्रेजेक्टरीज दोनों पे सेल कर रहे हैं। और दूसरी चीज ये है, हम बाय ऑन डिप्स कर रहे हैं, आज भी करेंगे, बट ग्रेजुअली, धीरे धीरे आपका बेस नीचे आ रहा है। जो पहले 26,220 था, वो 26,200 हुआ, वो 26,150 हुआ, 26,100 हुआ, और अब वो और ड्रिफ्ट होकर नीचे आ गया। धीरे धीरे आपकी ट्रेजेक्टरी नीचे आ रही है। कल के स्टैट्स लेके आते हैं। कल FIs ने तबीयत से माल बेचा, कैश में भी और डेरिवेटिव्स में भी। 1528 करोड़ रुपए की कैश की सेलिंग और 2829 करोड़ रुपए की, लगभग 90 करोड़ की DIs की बाइंग। अगर आप इंडेक्स में देखें तो उन्होंने कल शॉर्ट किया, भारी मात्रा में शॉर्ट किया। कल बहुत दिनों बाद इतनी बड़ी सेलिंग की फिगर आई। 1450 करोड़ की सेलिंग, 4500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 3800 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, 1073 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, करीब 20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट किए, करीब 3400 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काटे। और अभी अगर मैं उनके स्टैट्स को देखूं आशीष, ऑप्शंस के, और जिस वीकली एक्सपायरी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, उसमें 90,000 कॉल शॉर्ट हैं, जो कि इंडिकेट करता है कि हायर लेवल्स पे प्रेशर आएगा, और पुट शॉर्ट भी है। एज ऑफ नाउ हायर लेवल से प्रेशर होगा, लेकिन बाजार लोअर ट्रेजेक्टरीज को रिस्पेक्ट भी देगा क्योंकि वो पुट राइटर्स भी हैं। ये आपकी स्क्रीन पर आप देखिए नेट शॉर्ट का डायग्राम है, जो कि इंडिकेट करता हुआ, दिखाता हुआ कि फिर कैपिटलाइज किया है उन्होंने करीब 1,36,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। कल हम इस बात पर काबिज थे कि हम कोई भी लॉन्ग ट्रेड पिक करेंगे तो हम उसको चुपचाप 26,200 की ट्रेजेक्टरी में ले जाके छोड़ देंगे, और वैसे ही हुआ। 26,200 आप कई बार प्रयास करने के बाद नहीं वायलेट कर पाए, नहीं तोड़ पाए, नहीं क्रॉस कर पाए। कारण क्या था? 26,200 के कॉल राइटर। और उन कॉल राइटर्स ने आशीष, जैसे कि मैं आपको समझा भी रहा था कि 90,000 कॉल शॉर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप ली है 26,200, 300, 400 पर। आउटस्टैंडिंग हुआ 1 करोड़, उसके बाद 90 लाख, उसके बाद 70 लाख। इसके अगेंस्ट पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन कम है। स्टिल 26,100 पे कल पुट बिकी है, इसका मतलब ये है 20 डे 10 डे पे कल पुट बिकी है, और 26,000 पर करीब 68 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो ह्यूज कॉल राइटर्स कन्विक्शन एंड लैक ऑफ पुट राइटर्स कन्विक्शन, ये दो चीजें हैं जो स्क्रीन से विजिबल हैं। और ये आपको, जब आप पिरामिड्स को देखेंगे तो ये बात बिल्कुल 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 क्लियर हो जाएगी, इसका सेंस आपको काफी मिल जाएगा। बट ह्यूज कॉल राइटर्स कन्विक्शन के अगेंस्ट लैक ऑफ पुट राइटर कन्विक्शन को, पुट राइटर्स को और क्या मिल रहा है ये देखिए। और क्या है उनके पास? लेके आइए बेस। जो बात मैंने शुरू में ही डिफाइन की, हमारा बेस ड्रिफ्ट हो रहा है, हमारा बेस नीचे आ रहा है। कल तक हमारा बेस था 123, 26,123, लेकिन अब वो नीचे आ गया। अब मैंने बेस पे 3 फिगर रखी, ये समझ लीजिए क्यों।
26,074 20, 26,014 10 वेमा और 25,984, यानी 10 वेमा और उस 26,000 के पुट राइटर्स के कन्विक्शन को यहां पर मैंने बेस 1 पर रख दिया है। बेस 1 तक हमें किसी भी डिप को बाय करना है, कैलकुलेटेड रिस्क लेना है और उस ट्रेड को लाकर छोड़ देना है RS1 की ट्रैजेक्टरी के आसपास, कंसीडरिंग द फैक्ट कि अभी भी 26,200 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स प्लेस्ड हैं और 90,000 कॉल शॉर्ट कल FIs के कॉन्ट्रैक्ट्स में है। तो हमें आज बेस 1 और RS1 पर फोकस करना है, बट याद रखिएगा बेस 1 इज ड्रिफ्टिंग डाउन और गेटिंग वीक एज वेल। इन एनी केस अगर हम बेस 1 वायलेट करते हैं आशीष, निफ्टी बहुत चांसेस हैं कि ड्रिफ्ट होकर 8666 की ट्रैजेक्टरी को छू कर आएगा। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट। कैसे आप पुट्स के या फिर शॉर्ट के जरिए जब भी ट्रेड करें जरूर करिएगा। निफ्टी बैंक अभी तक चलने के क्रम में याद रखिएगा इट्स ओनली ICICI बैंक, और वो भी शॉर्ट कवरिंग के सहारे आपको रोज बरोज आपकी स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर कर रहा है, लेकिन एक हद तक करेगा। ICICI बैंक कल भी जो स्ट्रेच आया, अभी तक आप 60,000 पे पुट राइटर्स को लेकर नहीं आ पाए हैं। पुट राइटर्स अभी भी 59,500 पे बैठे हैं, वो हाई ट्रैजेक्टरीज पे जाने को तैयार नहीं है, वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं 60,200 के ऊपर के प्राइस को। लेके आइए आप स्क्रीन पे पिरामिड्स। स्टिल पुट राइटर्स आर प्लेस्ड एट 59,500। अब 59,500 की भी एक महत्व है, वहीं पे 10 डेमा है, वहीं पे 20 डेमा है। आज जिस प्रकार का ग्लोबल हैंडओवर है, हम पॉसिबली अगर आप देखें बेस 1 को हिट करेंगे एट ओपन। याद रखिएगा मैं अभी निफ्टी बैंक को लोअर ट्रैजेक्टरीज पे सेल करने की व्यू नहीं रखता हूं। इन एनी केस बेस 1 बेस 2 पे मैं बायर होऊंगा फॉर ए स्मॉल रिवर्सल ट्रेड। और कहां पे? आज के सेटअप के मुताबिक 60,000 या फिर RS1 अगर आपको मिले तो उस जोन पे लाके ट्रेड को, लॉन्ग ट्रेड को छोड़ दें। इस जोन पे आके अभी बाजार का कॉन्फिडेंस या फिर बैंक निफ्टी का कॉन्फिडेंस है 59,500 यानी बेस 1, और वहीं पे आपके 10 और वहीं आपके 20 डेमा। आशीष, यह है निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी। FIs खुलकर सेल कर रहे हैं। लाइए HDFC बैंक, कल भी मैप करके दिखाया था। कल तो जितनी ट्रेडेड क्वांटिटी थी 83% डिलीवरी मार्क हुई, और कल की सेलिंग HDFC बैंक की आपकी स्क्रीन पर 2 दिनों से 2-2 हज़ार करोड़ रुपए थी, कल 4200 करोड़ रुपए HDFC बैंक में डिलीवरी मार्क हुई है। खैर 3 दिन से स्टॉक पता नहीं क्या हो गया। मंडे सुबह अपडेट आया तो उसके बाद से देखिए क्या हाल हो गया है। खैर क्विकली आज की ट्रेडिंग बेट्स के लिए इक्विनॉक्स के पंकज रांदर साहब के पास चला जाए। रांदर सर हाय, गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड पिक सर। गुड मॉर्निंग आशीष जी एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आशीष जी देखिए 2 स्टॉक है, दोनों के दोनों वॉल्यूम के लिहाज से मैंने बाइंग साइड में लिए हुए हैं। पहला जो ट्रेड रहेगा परसिस्टेंट के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। काफी बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर दिख रहा है, डोमिनेंट कैंडल मारूबोजू नजर आ रही है डेली टाइम फ्रेम पे। 6,550 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 6,450, टारगेट जो रहेगा 6,700 6,800 के मेंटेन करके चलने होंगे। काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर लग रहा है। दूसरा जो ट्रेड रहेगा NMDC के फ्यूचर्स के ऊपर खरीदारी की सलाह रहेगी। कंटिन्यूअस जो है कि बढ़िया कन्विक्शन के साथ में ये स्टॉक रैली दे रहा है, तो 86.20 की रेंज में इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस जो है 84.80 का रखना है और टारगेट जो है 88.80 और 90 तक के मेंटेन करके चल सकते हैं। विजय भाई साहब, परसिस्टेंट सिस्टम्स और NMDC आज के प्रिफर्ड पिक्स हैं। दोनों के टारगेट्स और स्टॉप लॉस स्क्रीन पे। पंकज सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली कंचन के पास चलें आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज के लिए। कंचन गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं टाटा स्टील के साथ। देखिए यहाँ पे डोमेस्टिक प्रोडक्शन में करीबन 11.5% की बढ़त आई है। पॉजिटिव साइड में है, डिलीवरी वॉल्यूम भी करीब 14% यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। एक अपडेट और आया है NCL इंडिया का। यहाँ पे जो सीमेंट प्रोडक्शन है उसमें 5% की बढ़त देखने को मिली है। इनफैक्ट जो डिस्पैचेज हैं वो भी हमें साल दर साल 5% तक बढ़ते हुए नजर आए हैं। ग्लैंड फार्मा नजर में होना चाहिए। US FDA से ओलोपैटाडाइन हाइड्रोक्लोराइड सोल्यूशन को मंजूरी मिल गई है। बेसिकली एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस के लिए इलाज में ये दवाई का इस्तेमाल होता है। इन्फोसिस फोकस में बिकॉज कॉग्निशन के साथ पार्टनरशिप की घोषणा कर दी है फॉर AI सॉफ्टवेयर का जो स्केलिंग है उस पर ये कंपनी फोकस करने वाली है। अडानी ग्रीन बिकॉज सब्सिडी ने असाही इंडिया ग्लास के साथ पार्टनरशिप की है। करीबन 20 मेगावाट सोलर विंड हाइब्रिड पावर सप्लाई के लिए ये जो पार्टनरशिप है की गई है। और साथ ही साथ HDFC बैंक जैसे कि आपने मेंशन भी किया जो डिलीवरी मार्क की गई है 83% की। जवान साहब है कंचन जी, दवा का नाम फटा सर्राटे से पढ़ डाला। खैर ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार SMC ग्लोबल की वंदना भारती होंगी हमारे साथ आज की बढ़िया सी कमोडिटी पिक्स के लिए।
ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। तब और आपकी सेकंड प्लेट स्क्रीन्स पर आएगी। अब यूएस ने वेनेजुएलन क्रूड मार्केट में बेचना शुरू कर दिया है। थोड़ा बहुत क्रूड आज सुबह तो अभी का है $60 के नीचे ही काम काज हो रहा है अब क्रूड में। बाकी वेरिएबल स्क्रीन्स पर हैं, क्विकली समझ लेते हैं वंदना जी से, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की क्या होंगे आज की कमोडिटी पिक्स। वंदना मैम, गुड मॉर्निंग। आज के प्रेफर्ड आइडियाज। गुड मॉर्निंग आशीष। मुझे लग रहा है कि आज एनर्जी काउंटर में एक्शन होना चाहिए और नेशनल गैस ने कल एक अच्छी मूव यहाँ पे दिखाई है। 316 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। टारगेट होगा यहाँ पे 328 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 312 के करीब का। और साथ में बेस मेटल काउंटर में हम लोगों ने निकल में बहुत स्ट्रांग मूव आता हुआ देखा है और इंडेक्स में भी इसकी जो वेटेज है वो बढ़ रही है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे 1825 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी 1900 के टारगेट के लिए और यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना होगा 1718 का। और जल्दी यहाँ पे लग रहा है कि निकल एक बार 2000 का जो लेवल है वो भी क्रॉस करती हुई दिखाई देगी। लीजिए, ये हैं आज के प्रिफर्ड आइडियाज आपकी स्क्रीन्स पे। निकल खरीदारी करने के मौके और नेचुरल गैस पे भी दाव लगाया जा सकता है। वंदना मैम, धुरंधर देख ली क्या? अभी तक नहीं देखी आशीष। लो लेकिन आपके ना देखते हुए भी हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म बन गई एक कल वो। आशीष, कमोडिटी में धुरंधर मूव है। हाँ, तो फिर जरूरत ही क्या है मूवी देखने की, है ना? थैंक यू वंदना मैम जुड़ने के लिए। आज के इवेंट्स कैलेंडर क्विकली। गुरुवार का दिन है। गुरुवार है तो सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी सामने खड़ी हुई है आज, तो उस लिहाज से इंपॉर्टेंट दिन है। नतीजे अगले हफ्ते से असली सीजन या फिर इस वीकेंड से कह लीजिए, लेकिन आज आने हैं एमको एलिकॉन के, एलिकॉन इंजीनियरिंग कंपनी के, ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स इंडिया लिमिटेड के। एनएचपीसी की आज बोर्ड मीट है फंड रेजिंग पर वो 2000 करोड़ रुपए जुटाना चाहते हैं बॉन्ड्स के जरिए। उन्होंने बोरोइंग प्लान ऑलरेडी पूरे साल का जब शेयर करा था उसका पार्ट है ये। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, भाई साहब, एंकर इन्वेस्टर लॉक इन आज एक्सपायर हो रहा है, रिमेनिंग पोर्शन जो बचा हुआ था, तो मतलब करीब 1.5 करोड़ शेयर्स फ्री अप हो रहे हैं आज से ट्रेड के लिए। आउटस्टैंडिंग इक्विटी का 2%। कोल इंडिया को रडार पर रख लीजिएगा। भारत कोकिंग कोल, इसकी आर्म जो है जिसका आईपीओ कल से खुलना है, आज एंकर बुक सब्सक्राइब हो रही होगी। कल सुबह अपडेट ले आऊंगा। यूएस के इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स, चैलेंजर जॉब्स कट्स, मतलब सीधे लेबर मार्केट के आंकड़े और उनके कंज्यूमर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन के नंबर्स आ रहे होंगे। इंडिया ईयू की, यूरोपियन यूनियन की क्रूशियल एफटीए टॉक्स आज और कल शेड्यूल्ड हैं ब्रुसेल्स में। पीयूष गोयल साहब की मुलाकात भी होनी है यूरोपियन यूनियन कमिश्नर फॉर ट्रेड एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी के साथ। बड़े क्रिटिकल हैं ये 2 दिन। इंडिया ईयू की ट्रेड डील काफी लंबे अरसे से फंसी हुई है, नजर रखेंगे इस पे भी। गिफ्ट निफ्टी के क्यूज के साथ छोड़े जा रहा हूं। हल्के लाल निशान 40-50 पॉइंट इन रेड शुरुआत हो रही होगी। इस नोट पर मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का टॉप 20। नमस्कार।